लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज किस तरह से होती है। डेटा स्टोरेज की डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी। बेसिक हमने देखा था बाइनरी के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है, और बाइनरी कन्वर्जन को भी देखा था कि बाइनरी से डेटा कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है, डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, और इसकी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये चीज़ें हमने देख ली थी। जो आज की हमारी क्लास है, आज जो हम देखेंगे वो ये है कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस कैसे करता है, और कौन कौन से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोसेसिंग में काम आते हैं। मशीन साइकिल क्या होता है, मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, और ये क्या होते हैं, और जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपकी स्पीड पे। स्पीड कौन सी? आपकी प्रोसेसिंग स्पीड, आपके कंप्यूटर की या मोबाइल की स्पीड। उस पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो स्पीड जो है स्लो हो जाती है। तो सब हम देखते हैं प्रोसेसिंग। टू कंपोनेंट हैंडल द कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, सीपीयू एंड मेमोरी। दो कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर की अ, यानी कि जो दो कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं। एक सीपीयू है, एक मेमोरी है। सीपीयू क्या होता है? ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। एवरी और जितने भी सीपीयूज होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो होता है ये जो डिवाइसेस अटैच होती है या इसके अलावा कोई और जो वर्किंग होती है पार्ट्स की, उनको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। और सेकंड जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या क्या काम करता है? ये लॉजिक्स को क्रिएट करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और उनके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है उसको परफॉर्म करता है। ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू है? इसकी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। नो इश्यू सर। हाँ, गुड। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है? वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की हम अब देखते हैं डिटेल्स। यानी कि कंट्रोल यूनिट जो होता है हैंडल ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो जितने जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको हैंडल करता है। हैंडल व्हाट इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन परफॉर्म दिस इंस्ट्रक्शन सेट, और उन इंस्ट्रक्शंस को देखता है जो सीपीयू परफॉर्म कर सकता है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको देखता है। उसके अलावा और क्या करता है? मोस्ट इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व सिंपली मूविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होती हैं। When control unit encounters any instruction that involve arithmetic operation, it passes that instructions to ALU. अगर जिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें ज़रूरत होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, उनको ये क्या करता है? उनको फॉरवर्ड कर देता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, ताकि उनको वहाँ पे प्रोसेस किया जा सके, और उसके बाद हम वापस डेटा आपको या उसके रिजल्ट दिखाए जा सकें। उसके बाद आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अरिथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। एज ऑल कंप्यूटर डेटा इज स्टोर्ड एज नंबर। जितना भी कंप्यूटर का डेटा है वो नंबर्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। सो ऑल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर डेटा इज परफॉर्म्ड ऑन नंबर। जितनी भी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो नंबर पे परफॉर्म की जाती है। जैसा कि कंपेयरिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और डिफरेंट तरह के ऑपरेशन भी यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था गेट्स होते हैं, एंड गेट और गेट, नॉट गेट, और ये गेट्स का यूज़ किया जाता है। और इन्हीं की गेट्स की मदद से आपको डेटा की रिप्रेजेंटेशन की जाती है, आपको डेटा दिखाया जाता है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है। कादर, अच्छा शामी, आ दरवाज़ा मेरा फुल बंद कर दे, मैं ज़रा क्लास ले रहा।
अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मश मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में क्या होता है कि एक मशीन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, उस पूरे प्रोसेसर का जो प्रोसेस है उसका एक साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है। तो इसके लिए होता है स्टेप्स, होते हैं स्टेप्स जो इनको सीपीयू फॉलो करते हुए डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू हैंडल बिलियंस ऑफ मशीन साइकिल पर सेकंड, यानी कि सीपीयू जो है बिलियंस में जो मशीन साइकिल्स हैं एक सेकंड के अंदर परफॉर्म करता है। और जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है ये एम आई पी एस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में काउंट की जाती है। पाइपलाइनिंग मोर डेटा प्रोसेस मोर डेटा। पाइपलाइनिंग का मेथड होता है, यानी कि एक प्रोसेस को एक क्यू के अंदर ऐड किया जाता है या एक पाइप के अंदर जिस तरह ऐड किया जाता है। एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो निकल गया, उसके बाद दूसरा एंटर हो गया, वो कंप्लीट हुआ, निकल गया। इस तरह से ये जो है ये मशीन साइकिल परफॉर्म होता है। और इसी तरह मल्टीटास्किंग होती है कुछ सिस्टम्स के ऊपर। मल्टीटास्किंग क्या अलाउ करती है कि आप एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकें। जैसा कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, आपने एक साइड पे एक प्लेयर यूज़ कर रहे होते हैं ऑडियो के लिए और उसके साथ आप फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो ये होती है मल्टीटास्किंग, यानी कि दोनों चीज़ें एक टाइम में चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद मशीन साइकिल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दो हिस्सों में किस तरह से डिवाइड किया गया है? एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है और दूसरा एग्जीक्यूशन साइकिल है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या करता है? सबसे पहले तो फैचिंग में जितना भी डेटा उसको रिक्वायर्ड है मेमोरी के अंदर, सबसे पहले उसको लोड करता है। ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा हमारे पास आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या करती है? जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन है हमारे कोड के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर, उनको डिवाइड कर देता है पार्ट्स में ताकि उनको इजीली प्रोसेस किया जा सके। और इसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन साइकिल है। एग्जीक्यूशन साइकिल में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो एग्जीक्यूटिंग का होता है या एग्जीक्यूशन का होता है और दूसरा स्टोरिंग का। उसके बाद इसमें क्या होता है एग्जीक्यूशन साइकिल में, जब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस डिकोड हो जाती हैं, फिर डेटा फैच हो चुका होता है, तब हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है या रन किया जाता है। उस जब वो रन होती हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ आउटपुट परफॉर्म होती है जो हमें दिखाई जाती है, और उसके साथ जिन चीज़ों को या जिस रिज़ल्ट को सेव करना हो उसको मेमोरी के अंदर सेव भी किया जाता है। ये मशीन साइकिल की एक एग्जांपल है। फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में आप रैम है, रैम के ऊपर सबसे पहले आपने कमांड दी है किसके लिए? साउंड प्ले करने के लिए। और साउंड प्ले जो है रैम से सीपीयू को भेज दी जाती है। कंट्रोल यूनिट जो है वो उसको क्या करता है? उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करता है। उनकी इंस्ट्रक्शन को सर पार्ट्स में। क्वेश्चन है सर। जी जी। ये सर जी आपने जो बताया पाइपलाइनिंग में डेटा मोर प्रोसेस होता है, ये किस तरह होता है सर? पाइपलाइनिंग का डेटा मोर प्रोसेस पीछे वाले में। इसमें ये होता है कि समीर अपना स्पीकर बंद करो। प्रोसेस जो होता है प्रोसेस जितने भी होते हैं उनको एक क्यू में ऐड किया जाता है, ये एक लाइन में ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को पाइपलाइनिंग कहते हैं कि उनको एक तरतीब में रखा जाता है कि कौन सा प्रोसेस किसके बाद परफॉर्म होगा। ठीक है। तो स्टेप जो हमारे स्टेप्स हैं साउंड प्ले करने के लिए, सबसे पहले तो रैम से सीपीयू को जो कमांड्स हैं वो या डेटा है वो सेंड होता है सीपीयू को। सीपीयू क्या करता है? प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ब्रेक करता है ताकि उनको हैंडल किया जा सके। सेकंड साइड अगर आप राइट साइड वाली देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूटेड 1 and 3, यानी कि 1 से 3 जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन उनको एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो कमांड्स हैं वो सेंड कर देता है
किसको, साउंड सिस्टम को या साउंड कार्ड को, ताकि म्यूज़िक को प्ले किया जा सके। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कैसे करता है। इसके अंदर हम मेमोरी को देखते हैं। मेमोरी क्या आती है, स्टोर ओपन प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए यूज़ होती है। जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद सीपीयू को दिया जाता है। और ये क्या करती है, इसके साथ साथ जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो भी मुहैया करती है, यानी कि उसको हार्ड डिस्क से लोड करके अपने पास रख लेती है। जब सीपीयू उसको प्रोसेस करे तो उसको वो डेटा जल्दी मिल सके। स्मॉल चिप्स ऑन मदरबोर्ड, ये छोटी छोटी चिप्स होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ये आपको एक तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर मल्टीपल चिप्स लगी हुई है। मोर मेमोरी मेक कंप्यूटर फास्टर, जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, जितनी ज़्यादा रैम होगी, आपका जो कंप्यूटर है उतना ज़्यादा फास्ट चलेगा या उतना तेज़ी के साथ चलेगा। और इस मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी अब मैंने बता ही दिया था कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है या हमारा जो डेटा है वो लॉस नहीं होता, इवन हमारा सिस्टम भी बंद हो जाए तो। वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो लॉस हो जाता है जब सिस्टम बंद होता है। जैसे ही पावर बंद होती है वो हमारा जितना भी डेटा होता है वो ज़ाय हो जाता है। जैसा कि रैम के ऊपर कुछ डेटा पड़ा होता है, जैसे ही हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर बंद होता है, जो हमने काम किया होता है वो सारे का सारा उड़ जाता है। ऐसे ही है ना। तो ये है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। सर मैक्सिमम रैम कितनी होती है वैसे मॉडर्न कंप्यूटर की, मैक्सिमम? यार ये तो टेराबाइट में अब अवेलेबल है। अच्छा जी। ठीक है सर। उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, होल्ड डेटा व्हेन पावर इज़ ऑफ। जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाए या उसको आप स्विच निकाल देते हैं तब भी डेटा इसके अंदर सेव रहता है। इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ये जो मेमोरी होती है ये बेसिक कौन सी होती है, होल्ड इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी फॉर कंप्यूटर स्टार्टअप नॉन एज बायोस इंस्ट्रक्शन। इस मेमोरी के अंदर जो कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं वो सेव होती हैं, जैसे कि बायोस की इंस्ट्रक्शंस। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, एक छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपकी हार्ड डिस्क भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब भी ये काम करता है। अगर आप बोर्ड को पावर दें तब भी ये काम करता है, और ये बताता है कौन सी डिवाइस मौजूद नहीं है। अगर आपके पास हार्ड डिस्क ना लगी हो तो आपको मैसेज आता है कि बूटेबल डिवाइस मौजूद नहीं है, तो वो यहीं से आता है। इसके बायोस इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कंटेन करती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली एंड हैड ऑल एक्सपेक्टेड हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच। बायोस इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, ये एक तो सिस्टम को चेक करती हैं कि सारी डिवाइसेस सही से काम कर रही हैं या नहीं, और उसके साथ देखती हैं कि सारी जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो लगी भी हुई हैं कि नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं है। नॉन एज पोस्ट इंस्ट्रक्शन, इनको पोस्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये सिस्टम का एक खुद से टेस्ट करेंगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? नो सर, नो इशू। ज्यादा गुस्सा नहीं करनी चाहिए। नो सर, नो सर। जी, गुड। नो सर। हम आगे चलते हैं अब। उसके बाद आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एक किस्म है, यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज़ होती है। डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग फिजिकल स्विचेस। फिजिकल स्विचेस का डेटा को यूज़ करते हुए डेटा को स्टोर किया जाता है। स्पेशल फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और कैमरे का कार्ड, यूएसबी स्टोरेज, आपकी यूएसबीज जो या सीडीज जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसी वजह से यूएसबी को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। उसके बाद वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है ये हमारी वो मेमोरी है जो कि पावर जब हो तब भी ये काम करती है, वरना ये डेटा ज़ाय हो जाता है। रिक्वायर पावर टू होल्ड डेटा, डेटा को होल्ड करने के लिए पावर दरकार होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी इसे कहते हैं। डेटा इन रैम हैज़ एन एड्रेस, जितना भी डेटा होता है रैम के अंदर उसको एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं।
हर जो जितना भी डेटा होता है उसको उसके स्पेसिफिक एड्रेसेस दिए जाते हैं कि ये कौन सी लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है। और उसके बाद रैम मेमोरी इज़ रीड ओनली एक्सेसिबल मेमोरी होती है, रैंडम ओनली एक्सेसिबल मेमोरी होती है। सीपीयू रीड डेटा यूजिंग एड्रेसेस, सीपीयू जो है एड्रेसेस को यूज़ करते हुए डेटा को रीड करता है। सीपीयू कैन रीड एनी एड्रेस, सीपीयू जो है किसी भी एड्रेस को रीड कर सकता है। उसने 100 पे जाके किसी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है तो डायरेक्ट 100 नंबर का एड्रेस को ही एक्सेस करेगा। इसी तरह रैम कंसिस्ट ऑफ चिप्स एंड स्मॉल सर्किट्स ऑन द बोर्ड, ये बात हमने पहले भी देख ली है। और SIMM एंड DIMM चिप्स आर फाउंड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में पाई जाती हैं। SIMM और DIMM क्या होती हैं? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, यानी कि एक मेमोरी मॉड्यूल के अंदर एक ही लाइन होगी चिप्स की। DIM 2 लाइनें होंगी चिप्स की। सो DIM स्मॉल आउटलाइन DIM आर फाउंड इन लैपटॉप कंप्यूटर, ये जो है ये लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कंपोनेंट अफेक्टिंग स्पीड। ऐसे कंपोनेंट जो कंप्यूटर की स्पीड को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उनमें हमारे पास आते हैं रजिस्टर्स, रैम, इंटरनल क्लॉक, बस एंड कैशे मेमोरी। ये जो होते हैं ये हमारे सिस्टम की स्पीड को इफ़ेक्ट करते हैं। ये किस तरह से करते हैं? इनके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, उन फंक्शनैलिटी की बेस पे ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। दो मिनट वेट कीजिएगा। उसके बाद हम रजिस्टर को देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर जो है सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है और ये सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो साइज़ होता है उसको वर्ड साइज़ भी कहते हैं। नॉर्मल जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर 32 बिट रजिस्टर साइज़ होता है। और जो लार्जर होते हैं, लार्ज साइज़ इंडिकेट मोर पावरफुल कंप्यूटर, जितने जो ज़्यादा जिनमें नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो ज़्यादा बड़े या बेहतर ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होंगे। इंक्रीज बाय परचेजिंग न्यू सीपीयू, तो इनको इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप न्यू सीपीयू ही ख़रीदें, आप इनको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पे रैम। मोर रैम मेक्स कंप्यूटर मोर फास्टर, यानी कि रैम जितनी ज़्यादा होगी कंप्यूटर इतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। और जब कंप्यूटर की रैम कम होगी सीपीयू के लिए तो हार्ड डिस्क के अंदर जो होती है एक स्पेस सेलेक्ट हो जाती है, या एक स्पेस का एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाता है जिसको हम वर्चुअल रैम कहते हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर कुछ एरिया को एज आ रैम यूज़ किया जाता है जिसको हम वर्चुअल रैम कहते हैं। CPU देन स्वैप डेटा इनटू वर्चुअल रैम, तो CPU क्या करता है उस जो डेटा उसको चाहिए होता है जो उसने रैम में स्टोर करना होता है और उसको वो वर्चुअल रैम के अंदर स्टोर करता है। लीस्ट रिसेंटली डेटा इज़ मूव्ड, और जितना जो सबसे नज़दीक तरीन या जो आपने अभी अभी डेटा प्रोसेस किया है वो वहाँ पे मूव होके स्टोर होता है। सर स्वैप्स डेटा क्या होता है? स्वैप का मतलब डेटा नहीं है, स्वैप का मतलब है चेंज करना। स्वैप्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। ओके सर। उसके बाद होते हैं कंप्यूटर इंटरनल क्लॉक्स होते हैं। देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल क्लॉक इन द कंप्यूटर मेड अप ऑफ क्वार्टर्स
क्रिस्टल। तो क्वार्टज क्रिस्टल की बेस पे एक कंप्यूटर का क्लॉक भी बनाया गया है जो सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। ये टाइम नहीं देता हमें, ये बात याद रखिएगा, ये टाइम नहीं देता। When electricity is applied to quartz crystal, its molecules begin to vibrate millions of per second. This rate never change. जब हम किसी इस क्लॉक को उस पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इसके अंदर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये रेट कभी चेंज नहीं होता, वो एक ही स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। एवरी वाइब्रेशन टिक काज इज साइकिल, मशीन साइकिल। जब एक साइकिल जो टिक है इस क्लॉक की वो क्या कहलाती है, एक मशीन साइकिल कहलाती है। स्पीड मैयर इन हर्ट्ज, इस स्पीड को हर्ट्ज के अंदर मैयर किया जाता है। मॉडर्न मशीन यूज़ गीगा हर्ट्ज, यानी कि कितने गीगा हर्ट्ज का प्रोसेसर है ये डिपेंड करता है उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड पे या उन मॉलिक्यूल्स पे कि वो कितने टिक कर रहे हैं। ठीक है। प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। एक जो सीपीयू है जो सीपीयू है कि वो एक इंस्ट्रक्शन को एक टिक के अंदर प्रोसेस करता है, इसको एक क्लॉक साइकिल कहते हैं, यानी कि गिवन नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। एक इंस्ट्रक्शन कितने क्लॉक साइकिल में प्रोसेस होगी, इसको जो है क्लॉक्स ये इस तरह से प्रोसेस करता है डेटा को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बसेस। अब यहाँ तक तो देख लिया कि हमने प्रोसेसिंग हो रही है, रजिस्टर्स हो रहे हैं और ये डेटा जो है इस तरह से सीपीयू को देते हैं सीपीयू। और अब हमारे पास है बस। बस क्या होती है, बस हमारे पास समझ लें एक वे है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है कंप्यूटर की रैम और सीपीयू के दरमियान। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल बसेस एंड एक्सटर्नल और एक्सपेंशन बसेस। एक्सटर्नल बसेस कौन सी होती हैं, कनेक्ट टू पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। एक्सटर्नल बसेस जो होती हैं वो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स और इस तरह की जो एक्सटर्नल डिवाइसेस आप लगाते हैं उनको हैंडल करती है। सिस्टम बस कनेक्ट द सीपीयू एंड सिस्टम बस जो होती हैं या इंटरनल बसेस सीपीयू और रैम को कम्युनिकेट करवाती हैं। बस विड्थ इज मेजर्ड इन बिट्स, बस की विड्थ जो है बिट्स में मेजर की जाती है। स्पीड इज टाइड टू क्लॉक, स्पीड को क्लॉक के साथ मैच किया जाता है या जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा 32 बिट और 64 बिट कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसे ही है ना? जी जी सर, ऐसे ही। ये जो 32 बिट हैं यानी कि एक टाइम में 32 बिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये इन बसेस की स्पीड होती है। क्या वो 32 बिट लेके जा सकती हैं या 64? अब तो 128 बस वाले भी सिस्टम बीच में कुछ आना शुरू हो गए हैं। आम लोकली तो अवेलेबल नहीं है लेकिन उनके ऊपर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है, उनकी स्पीड इनसे कई गुना ज़्यादा है। और इसके बाद हमारे पास सिस्टम बस की दो टाइप होती हैं, एक होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस। ठीक है, डेटा बस क्या करती है, डेटा बस जो होती है वो डेटा को कैरी करती है रैम से सीपीयू के दरमियान और सीपीयू से रैम की तरफ। और इसी तरह जो होता है हमारे पास द अमाउंट ऑफ डेटा डिपेंड ऑन अपॉन द साइज़ ऑफ डेटा बस जो कि साइज़ पे डिपेंड करता है इसकी स्पीड, यानी कि एक बिट अगर ए बस जो है या A16 बस कैरीज 16 बिट ऑफ डेटा, तो एक जो 16 बस है बिट की बस है वो 16 बिट्स को ही ट्रांसफ़र कर सकती है। बिगर द बिगेस्ट डेटा बस एंड मोर अमाउंट ऑफ डेटा एज इट ट्रांसफ़र, तो जितना ज़्यादा बस का साइज़ ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा। इस तरह एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस जो होती है वो क्या कैरी करती है, एड्रेसेस को, यानी कि मेमोरी एड्रेसेस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, मेमोरी एड्रेसेस को रैम से सीपीयू में, सीपीयू से रैम में। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास कैशे मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा फास्ट तरीन मेमोरी है अब तक की, और सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी
जो है रजिस्टर के बाद फर्स्ट पे जो है वो रजिस्टर्स हैं, उसके बाद जे है कैशे है। जस्ट अ मिनट। अब्दुल सलाम चीनी भी दे के जाई। तो लोकेटेड ऑन सीपीयू, सीपीयू में होती हैं और या नियर सीपीयू चिप्स या सीपीयू चिप के बिल्कुल पास होती हैं। होल्ड कॉमन और रिसेंटली यूज डेटा, जो आपने कॉमन या अभी डेटा यूज़ किया है उसको स्टोर करके रखती हैं। स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की इस प्रोसेसिंग को ज़्यादा तेज़ करती हैं। मोस्ट कंप्यूटर हैव सेवरल कैशेस, तो मोस्ट मुख्तलिफ जो कंप्यूटर होते हैं उनमें एक से ज़्यादा कैशेस भी होते हैं, जैसा कि L1 होल्ड रिसेंटली यूज्ड डेटा और L2 होल्ड। सर यहाँ जी तस्वीर यहाँ पर काफी है। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। मैंने कहा सर यहाँ पर काफी है, बस करते हैं। नहीं, अभी बस नहीं होगी, अभी आप पढ़ें चुप करके। अभी सिर्फ 36 मिनट हुए हैं, 1.25 घंटे की क्लास होती है, अभी आप लोगों ने बस कर दी है शुरू। तो उसके बाद L1 होल्ड रिसेंटली यूज डेटा, L2 होल्ड अपकमिंग डेटा, L3 होल्ड्स पॉसिबल अपकमिंग डेटा। यानी कि ये क्या करती हैं कि L1 जो रिसेंटली डेटा भी यूज़ हुआ है उसको स्टोर करेगी, L2 जो है अभी डेटा जो आएगा उसको स्टोर करेगी, और जो डेटा आ रहा है, और इसके बाद L3 जो इसके बाद आएगा उसको होल्ड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारा जो है ये स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और भी देखेंगे। जी सर। जी, आपका फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, बाकी क्लासेस के साथ आपका फाइनल का सिलेबस भी मैप करवाना है। सर फाइनल कब होने हैं? फाइनल 31 से। ओके सर। जी, अब हमने ये तो देख लिया कि डेटा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ, डेटा को स्टोर किस तरह से किया जाता है। तो डिफरेंट डिवाइसेस जो है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिवाइसेस कैसे कौन कौन सी है। मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, हम इसमें देखेंगे कि मैग्नेटिक स्टोरेज के ऊपर डेटा को किस तरह सेव किया जाता है और डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है। ट्रैक एंड सेक्टर्स क्या होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, और ओएस जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डेटा को फाइंड करता है। इसके साथ देखेंगे फाइल सिस्टम क्या होते हैं, और डिफरेंट जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको भी देखेंगे। इसमें हमारे पास कंप्यूटर जो है डेटा को, दो प्रोसेस होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोर डेटा व्हेन कंप्यूटर इज़ ऑफ, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं तब डेटा को स्टोर करती हैं जब कंप्यूटर ऑफ होता है। दो प्रोसेस होते हैं, एक राइटिंग का एक रीडिंग का। यानी कि जब आप मेमोरी कार्ड या यूएसबी के ऊपर कुछ भी पेस्ट कॉपी करते हैं तो उसको कहते हैं राइटिंग। अगर उससे आप उसको रीड करें तो, या उससे कॉपी करें यूएसबी से, तो उसको कहते हैं रीडिंग, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज टर्म्स। स्टोरेज टर्म क्या है कि फिजिकल मटेरियल ऑन विच डेटा इज स्टोर्ड आर कॉल्ड स्टोरेज मीडिया। कुछ टर्म्स हैं जो हम देख रहे हैं। तो ऐसा फिजिकल मटेरियल जिसके ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है उसको स्टोरेज मीडिया कहते हैं। और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो डेटा को राइट करते हैं या रीड करते हैं, कहाँ से, स्टोरेज मीडिया से, उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। इनकी तीन मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो है मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी कि टेप या फिर आपकी हार्ड ड्राइव। दूसरी है ऑप्टिकल स्टोरेज, इसमें सीडी ड्राइव्स होती हैं जिनके अंदर लाइट की मदद से डेटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेट से डेटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टोरेज आती है जिसमें स्विचेस का यूज़ किया जाता है,
ठीक है। तो मैग्नेटिक डिवाइस यूज़ मैग्नेटिक, ऑप्टिकल यूज़ लेज़र एंड सॉलिड स्टेट स्विचेस का यूज़ करती है। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज की तरफ। ये आर्म टाइप है, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑल मैग्नेटिक ड्राइव वर्क द सेम। जितनी भी मैग्नेटिक ड्राइव्स हैं ये सारी की सारी एक ही तरह से काम करती हैं, ठीक है। डेटा स्टोर्ड एंड रिट्राइवल, डेटा इज कवर्ड विद मीडिया इज कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड। ये जो हमारे पास सरफेस है ये वाली, या इसकी ये टेप की या इस फ्लॉपी डिस्क की, इसको आयरन ऑक्साइड से कवर किया जाता है। रीड राइट हेड होता है जो जिसके अंदर मैग्नेट मौजूद होता है। मैग्नेट राइट चार्जेस ऑन मीडिया, यानी कि मैग्नेट जो है मीडिया के ऊपर या हमारे पास आयरन ऑक्साइड के अंदर चार्जेस को राइट करता है। पॉजिटिव चार्ज इज 1 एंड नेगेटिव चार्ज इज 0, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर भी डेटा बाइनरी फॉर्म में ही सेव होता है। मैग्नेट रीड चार्जेस, मैग्नेट इन चार्जेस को रीड करता है। ड्राइव कन्वर्ट चार्जेस इनटू बाइनरी, ड्राइव जो है चार्जेस को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। और ये इस तरह से होती है। ये हमारे पास सरफेस है नीचे जो डिस्क टाइप होती है, ये सॉलिड होती है और इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड के इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे पास मैग्नेट हेड है जो इसके ऊपर मूव करते हुए अगर वो राइट कर रहा है तो चार्जेस को लोड अपलोड करता है या राइट करता है। अगर वो रीड कर रहा है तो फिर सिर्फ उनसे रीड आउट करता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज राइट नहीं करता। ये इसी तरह से है अगर आप स्पीकर के सामने बोलते हैं तब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं, जैसे हम माइक में बात करते हैं, माइक के अंदर भी एक स्पीकर लगा होता है जिसका पर्दा ऊपर नीचे होता है और उससे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है। तो वो क्या करता है, आपकी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर इसी को सिग्नल हम सिस्टम से दे दें तब ये क्या करता है, सिस्टम के सिग्नल को हमारी आवाज़ में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी समझ आती है आपको कि ये कैसे काम करता है? इसकी समझ आई है किसी को? नो सर, नहीं नो बता सर, कर दें नो सर। सर। आप एक स्पीकर को एज अ माइक भी यूज़ कर सकते हैं और उससे आवाज़ बाहर भी ले सकते हैं, उससे सुन भी सकते हैं। यानी कि उसमें अगर आप बोलेंगे उसके ऊपर जब वो कॉइल आपकी आवाज़ से ऊपर नीचे होगी उससे भी एक सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि वो मैग्नेट के ऊपर नीचे मूव हो रही होती है। तो कोई भी अगर वायर का सर्कल या कोई भी वायर्स जो हैं वो मैग्नेट फील्ड के अंदर ऊपर नीचे मूव हो तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, जैसा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये भी एक मैग्नेट फील्ड के अंदर वायर्स की मूवमेंट से ही पैदा होती है, ठीक है। यस जी सर, जी ठीक सर। है। अगर इसी तरह इस वायर को हम बाहर से बिजली दे दें, यानी कि हम कंप्यूटर से कोई ख़ास सीक्वेंस के अंदर सिग्नल दे दें तो क्या होता है, ये पर्दा खुद ब खुद उस इलेक्ट्रिक सिग्नल से भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस सूरत में क्या होता है, ये हमें वाइब्रेशंस पैदा करके आवाज़ सुनाता है, ठीक है। इसी तरह इस हेड के अंदर भी, हेड जो है जब चार्ज कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल हम कंप्यूटर से इसको देते हैं। जब हम इससे रीड कर रहे होते हैं तब ये सिग्नल उस डिस्क से या उस आयरन पार्टिकल से लेता है, ठीक है। समझ आई इस बात की, नहीं आई? जी जी सर। ये बहुत सारे लोग जो लीव करके जा रहे हैं ग्रुप में मैसेज करते हैं वापस ज्वाइन कर लें, अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं की होगी जो क्लास में सारा टाइम मौजूद रहेंगे। मेरे पास जो है सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो बताता है कौन किस टाइम पे लीव करके गया था, कौन कितनी देर बाद दोबारा से ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और कौन जी जी सर। पूरे सेशन के दौरान कितने मिनट रहा है ये भी यहाँ पे नोट हो रहा होता है। सर नेट इश्यू होता है, सिग्नल आते भी नहीं है। तो फिर क्या 1 मिनट के अंदर 11-12 बंदे लीव कर जाएंगे? 1-2 का चलो इशू होता है, 3-4 का होता है, ये 10-10 कुछ लोग जानबूझ 1 मिनट कर में। कर देते हैं। तो नेटवर्क इशू बहुत है।
वो हो जाता है एट अ टाइम फिर सबका। अगर जोन का हो, जोन की सिम हो किसी के पास, बहुत सारे बच्चों के पास, तो एट अ टाइम सबका ही होगा। तो कौन सा वो सारे एक ही रूम में बैठे हैं? ये भी है, मगर हाँ, मैं अभी लीव कर गई थी। होता है सर, हम हॉस्टल ही हैं इसलिए। ये सर भी जोंग का काफ़ी। मसला चल रहा है सर, जोंग सिम चल नहीं रहा। तो आप और नेटवर्क ले लें जब आपको पता है। चले हम आगे चलते हैं। ये कम्युनिकेशन आप मुझे ना पढ़ाइएगा, मुझे आपसे ज़्यादा आती है, याद सर रखिएगा। जैज की सिम फ्री मिलती सर पैकेज भी और है तो नेटवर्क के सर ज्यादा एक्सपेंसिव है। और पीटीसीएल चलते चलते बंद हो जाता है बेचारा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, पता नहीं क्यों विंटर्स में हो रही हैं, समर्स में नहीं सर थी। पैकेज अच्छा लगाए तो हो जाता है सही। मैं भी मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पीटीसीएल भी नहीं है। मैं अपनी सिम से जैज सर मैं भी कनेक्ट करके बैठा हूँ। जी जी सर सर, रात के टाइम जोंग का मसला हो जाता है सर इधर ही। सिम लेते हैं जैसे। अच्छा जैज ले आगे लें सर। चलते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, छोड़ें इन बातों को। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज। इसमें डेटा ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है हमने देख लिया। डेटा इसके ऊपर सेक्टर्स के ऊपर राइट तो किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर डेटा राइट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसको कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड है, आई थिंक ये कार्बन ऑक्साइड है। तो इसके ऊपर जो होता है डेटा को स्टोर किस तरह से किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, तो देख लिया फॉर्मेट क्या होता है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो है रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और इनको ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ट्रैक्स क्या होते हैं? दे डिस्क्राइब कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का ट्रैक्स, यानी कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते हुए रिंग्स के जो हैं उनको हम ट्रैक्स कहते हैं। और सेक्टर्स क्या होते हैं? इन ट्रैक्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देना। द ट्रैक आर नंबर फ्रॉम आउटर मोस्ट, जो है सर बाहर से अंदर की तरफ इनको काउंट किया जाता है। जो सबसे बाहर वाला होता है इसको ज़ीरो कहते हैं, अंदर की तरफ जो होता है वो हम उसको काउंट करते जाते हैं। और एक डिस्क के अंदर 80 ट्रैक्स होते हैं, सबसे अंदर वाला 80वां या 79th होगा। अगर बाहर वाला 0 है तो अंदर वाला 79 होगा। और ट्रैक्स को हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिनको सेक्टर्स कहते हैं। जो सेक्टर्स हैं ये 512 बाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑल सेक्टर हैव एड्रेसेस, हर सेक्टर के एड्रेसेस होते हैं, और सीपीयू जानता है कि कौन से सेक्टर के ऊपर कौन सा डेटा स्टोर्ड है। ये इस तरह से होते हैं। ये जो है ये ट्रैक्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं क्लियर? जी जी सर हाँ। ये ट्रैक्स हैं। अगर इनको इस तरह से डिवाइड कर दे तो ये क्या है? ये सेक्टर्स हैं, ये पोर्शंस हैं, ठीक है। और इसी तरह कंप्यूटर जो है डेटा को किस तरह फाइंड करता है? ए ट्रैक एंड सेक्टर इज लेबल। जितने भी ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं इनको लेबल किया जाता है, इनको एक नंबर दिया जाता है। लेबल्स ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। जो इनके लेबल्स होते हैं ट्रैक और सेक्टर्स के, इनको हम लॉजिकल पार्टीशनिंग या फॉर्मेटिंग कहते हैं। मुख्तलिफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट तरह की फार्मेटिंग को सपोर्ट करते हैं या लॉजिकल फार्मेटिंग को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फाइल एलोकेशन टेबल, जिसको फैक्ट कहते हैं, और फैक्ट 32 होता है, NTFS होता है। अगर आप USB फॉर्मेट करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तब भी वो आपसे एक ऑप्शन में पूछ रहा होता है कि आप इसको किस फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट करना चाहेंगे। ऐसा ही है ना? यस सर। तो वो जो पार्टीशनिंग फॉर्मेटिंग है या लॉजिकल फॉर्मेटिंग है, उसके ये नाम है, इन्हीं में से हमने सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद है हमारे पास जब हम फैट से डेटा ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से उसके पोर्शंस क्रिएट बनते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बूट सेक्टर। एक एरिया बनता है बूट सेक्टर का। ये बूट सेक्टर क्या होता है? ए प्रोग्राम दैट रन्स व्हेन द फर्स्ट टर्न ऑन ए कंप्यूटर। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तब ये सबसे पहले रन होता है। इसके अंदर क्या होता है? हमारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर की विंडोज़ किस तरह से ऑन होगी, और इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद आता है फाइल एलोकेशन टेबल।
इसके अंदर एक लॉग होता है या लॉग क्रिएट होता है या एक डायरी है जो कि हर फाइल के जो एड्रेसेस हैं उनको सेव करती है, यानी कि एड्रेसेस या और सेक्टर्स की डिटेल्स कि उसके अंदर कितनी जगह फ्री है या कितनी जगह फिल हो चुकी है, ये चीज़ें सेव करती है। उसके बाद रूट फोल्डर होता है, ये एक बेसिक सा फोल्डर है जिसको मास्टर फोल्डर भी कहते हैं। इसके अंदर मज़ीद फोल्डर्स भी होते हैं, यानी कि सी ड्राइव जो है हमारी जो है वो रूट फोल्डर है। इसके अंदर जो होता है बाकी फ़ोल्डर्स या बाकी फ़ोल्डर्स के भी एड्रेसेस मौजूद होते हैं, इससे हम दूसरे फ़ोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी एरिया बचता है वो डेटा एरिया कहलाता है। द पार्ट ऑफ डिस्क दैट रिमेन्स फ्री आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बूट सेक्टर फैट एंड रूट डायरेक्टरी, दिस इज़ पार्ट वेयर यूज़र फाइल एंड डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड। ये वो डेटा है जहाँ पे यूज़र की फ़ाइल और डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई इशू? नो सर, नो सर। नो सर। ठीक नो है, सर। चलें हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज में डिस्केट्स आती हैं। डिस्केट्स यानी बस कि कर दे सर, इधर सिग्नल का मसला हो। सर बस कर दें। अभी चुप करके पढ़ें आप लोग। बस करें सर, काफ़ी है सर। अगले 2 वीक में पेपर है और मैंने सिलेबस कैसे कवर करना है? काफ़ी है सर। चुप करके काफ़ी बैठो। है सर। सर जी मेहरबानी करें सर। मेहरबानी करें सर जी, उसके मेहरबानी। बाद हमारे पास चुप करें आप सब लोग, बता दें सर, नेट इशू हो रहा है। सब लोग खामोश हो जाएं, माइक ऑफ। उसके बाद जी सर, समझ। डिस्केट्स आती हैं। उसके अंदर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है। मैं दरिया के किनारे पे बैठा हूँ, इधर बिजली नहीं है। आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती हैं, ये डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए यूज़ होती है। तो फ्लॉपी डिस्क को रीड करने के लिए डिस्क ड्राइव होती है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। ये पहले दौर में मौजूद थी, अब तो नहीं है शायद, अब ख़त्म हो चुकी है। और ये 300 आरपीएम यानी कि 300 रोटेशन पर मिनट की स्पीड से चलती है और 2 सेकंड लगते हैं इसके अंदर डेटा को सर्च आउट करने के लिए कि कहाँ पे डेटा मौजूद है। और इसका जो साइज़ होता है तकरीबन 3.5 इंचज़ का होता है और ये 1.44 MB डेटा को स्टोर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क आती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एल्युमिनियम की प्लेट्स होती हैं और हर प्लेट की 2 साइड्स होती हैं। इसके ऊपर ये जो है ये 5400 से लेकर 15000 आरपीएम की स्पीड से घूमती है और इसमें डेटा को सर्च करने में 9.5 मिलीसेकंड लगते हैं, ठीक है। और 1 सेकंड 1000 मिलीसेकंड के इक्वल होता है। इसकी ड्राइव कैपेसिटी जो है वो 40 GB से ज़्यादा होती है। अब तो ये 40 से अबव ही है, लेकिन मैंने 20 GB के आसपास वाली भी यूज़ की हुई हैं। ये बहुत पहले वक्तों में होती थी, अब तो ये 100 GB से अबव की ही हैं तकरीबन सब में सिस्टम्स में। और ये हमारी जो हार्ड ड्राइव है ये इस तरह की बनी होती है। इसमें ये हेड्स होते हैं, ये हमारे पास डिस्क होती हैं डिफरेंट, इसके ऊपर ये हेड्स लगे होते हैं। ये एक्सेसर में जो हेड्स को आगे पीछे मूव करता है और ये स्पाइन करवाता है। इसके नीचे मोटर लगी होती है जो इसको घुमाती है और ये एल्युमिनियम प्लेट्स होते हैं जिनके ऊपर मैग्नेट कोटिंग मौजूद होती है। और इसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में और क्या आता है, रिमूवेबल हाई कैपेसिटी डिस्क्स भी अवेलेबल होती हैं। स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क की स्पीड होती है। पोर्टेबिलिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल होती है एक जगह से दूसरे जगह डेटा ले जाने के लिए। सेवरल वेरिएंट हैव इमर्ज, मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं या मुख्तलिफ किस्में उनको मर्ज भी किया गया है। और इसी तरह सबसे ज़्यादा हाई कैपेसिटी जो फ्लॉपी डिस्क की है वो 750 MB तक डेटा को स्टोर करने की है। इसी तरह स्वैपेबल हार्ड डिस्क भी होती हैं जो कि GBs ऑफ डेटा को मुहैया करती हैं और कनेक्ट विया USB से भी इनको कनेक्ट किया जा सकता है। ये कौन सी होती हैं, जो आप एक्सटर्नल ड्राइव्स यूज़ करते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो यूज़ लेते हैं वो स्वैपेबल हार्ड डिस्क कहलाती हैं। होती वो भी यही हार्ड डिस्क हैं, लेकिन उनको केस के अंदर लगा के उनको USB के साथ कनेक्ट किया जा सकता है।
उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज में हमारे पास सीडी रोम, डीवीडी रोम आ जाते हैं। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस में आते हैं। These devices are known as optical devices because they store data on a reflective surface, so it can be read by beam of laser light। ताकि ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर डेटा को रीड एंड राइट करती हैं, और इनके ऊपर जो डेटा है लेज़र बीम की मदद से रीड एंड राइट किया जा सकता है। लेज़र यूज़ concentrated narrow beam of light focused on directed with lenses, prism and mirrors। यानी कि प्रिज्म और मिरर का यूज़ करते हुए एक लाइट को डायरेक्ट करके किसी एक जगह पे ऊपर डाला जाता है, और उसकी मदद से हम जो है डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। उसके बाद सीडी रोम आते हैं, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इनको कहते हैं। और ये जो है ज़्यादा सीडीज़ के ऊपर ये जो सीडीज़ होती हैं ये सॉफ्टवेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ होती हैं, और इनके ऊपर रीड करने के लिए लेज़र का यूज़ किया जाता है। लैंड्स और पिट्स होती हैं इनके ऊपर। लैंड जो होती हैं बाइनरी 1 होती हैं, रिफ्लेक्ट डेटा को रिफ्लेक्ट करते हैं। पिट जो होती हैं स्कैटर डेटा को फैला देती हैं, यानी कि लैंड से रिफ्लेक्शन जो होती है वापस आती है, जबकि जो पिट्स हैं वो डेटा लाइट्स को वापस नहीं भेजती। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। ठीक है सर कभी कभी जी सर आ रही है और जो डेटा है लैंड्स और सर, पिट्स के ऊपर थोड़ी सेव कट किया जाती है जाता फिर आ जाती है। वो आपकी तरफ इशू है, मेरी तरफ नहीं है। तो डेटा जो है उसको लैंड्स और पिट्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। लैंड आर फ्लैट सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट। जी सर जी वो मैं सिटी से बाहर हूँ और पैकेज मेरा ख़त्म होने वाला है। चलें कोई नहीं, 9 बजे एंड करते हैं। और पिट्स जो होती है और हॉलोज विच स्कैटर लाइट। पिट्स जो हैं हॉलोज हैं जो कि लाइट को फैला देते हैं। और ये जो है ये 650 MB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। इसके बाद ये हमारे पास डिस्क का एक स्केच है। ये जो फ्लैट सरफेस आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, ये लैंड है, और ये जो गोल या लूप से नज़र आ रहे हैं इनको पिट्स बोलते हैं। इन पिट्स और लूप्स को रीड करते हुए डेटा को रीड किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है लूप्स का कि यहाँ पे 0 बिट है और यहाँ पे क्या है 1 है। डेटा उसी तरह से सेव होता है, यानी कि जिस तरह हम उसमें कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन 0-1 की फॉर्म में, यहाँ पे भी 0-1 में है, लेकिन सिर्फ मेथड चेंज हो गया। और डीवीडी रोम है, ये डिजिटल वीडियो डिस्क है। ये हम टॉपिक पूरा कर लें फिर एंड करते हैं। इसकी भी दोनों बोथ साइड के यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन आमतौर पे एक ही होती है। और इसकी कैपेसिटी जो है 18 GB की है, और ये डीवीडी प्लेयर के ऊपर ही रन हो सकती है, चलती है। इसके बाद CDR है, रिकॉर्डेबल होती है, क्रिएट डेटा एंड ऑडियो CDs के लिए यूज़ होती है। और इसमें जो है डेटा एक ही बार राइट किया जा सकता है, और तब तक इसके ऊपर डेटा को राइट किया जा सकता है जब तक ये कंप्लीट फिल ना हो जाए। ठीक है सर वो अटेंडेंस लगा दें। सफर तो कर लो यार। उसके बाद CD रीराइटेबल होती हैं कुछ CDs जिनके ऊपर डेटा को बार बार रीड एंड राइट किया जा सकता है, जिस तरह हम हार्ड डिस्क से USB के ऊपर कर सकते हैं। और इनको हर CD प्लेयर के ऊपर डेटा राइट नहीं किया जा सकता, कुछ ख़ास ही होते हैं, और ये जो है 100 टाइम से ज़्यादा बार यूज़ हो सकती हैं। और फ़ोटो CDs होती हैं, ये फ़ोटो सेव करने के लिए यूज़ होती है, और ये फ़ोटोज़ के लिए ही स्टोरेज मुहैया करती है। और तब तक फ़ोटोज़ ऐड किए जा सकते हैं जब तक ये फुल ना हो जाए। एक पिक्चर एक ही बार, जो पिक्चर इस पर एक बार राइट कर दी जाए तो उसको रिमूव करके दोबारा से राइट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और DVD रिकॉर्डेबल है। ये भी DVDs जो है इनको जो है रिकॉर्डेबल्स होती हैं, इनको भी हर CD प्लेयर के ऊपर रीड एंड राइट नहीं किया जा सकता, री रिकॉर्डेबल है ये। उसके बाद DVD रैम है,
अलाउइंग रीयूजिंग डीवीडी मीडिया, ये डीवीडी मीडिया को रीयूज़ करने के लिए यूज़ होती हैं, और ये नॉट स्टैंडर्डाइज्ड भी नहीं है, और ये हर प्लेयर के ऊपर भी रन नहीं होती। लेकिन जो इनके जो प्लेयर्स हैं वो बाकी जितनी भी सीडीज़ हैं उनको रीड एंड राइट कर सकते हैं। 4 स्लाइड्स लगा लें सर। 4 स्लाइड्स हैं, कर लें। सर अटेंडेंस लगा लें फिर करेंगे। नहीं सर बस कर दें। ओनली सर 4, पढ़ा दे बस कर दें सर। ओनली 4। सर 9 बज गए।